हाँ जी बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। सो बोरोमियन रीजन की हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे हमारे पास थ्री बॉडी इंटरेक्शन जो है वो स्टेबल रहेगी। अदरवाइज राउंड द रीजन ओनली टू बॉडी इंटरेक्शन विल बी स्टेबल। सो बोरोमियन रीजन में थ्री बॉडी इंटरेक्शन यहाँ पे स्टेबल रहेगी। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या एक्सप्लोर हो चुका है, क्या क्या एक्सप्लोर हमने करना है। तो ये वाला पार्ट ये वाला जो पैराग्राफ है आप खुद रीड कर सकते हैं। इसमें ओनली लिटरेचर बता रखा है कि आपने ओनली जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे उन्होंने इसको कैसे कैसे एक्सप्लोर किया, ज़्यादा डिटेल नहीं है। नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली जिसने रिसर्च करनी है उसके लिए ये पार्ट। ठीक है जी, उसके लिए अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द हेलो न्यूक्लियाई। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से परफॉर्म किए गए थे, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट कौन कौन से किए गए थे कि हमारे पास हेलो स्ट्रक्चर ऐसे तो है नहीं कि हमने बुक में पढ़ा तो हो गया। पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, वहां से पता चलेगा कि हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी है, ऐसी स्ट्रक्चर होल्ड कर सकती है। वहां पे हमारे पास दो काम करने पड़ेंगे। एक तो उसकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हेलो न्यूक्लियस की देखनी पड़ेगी, जिसमें जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हमने ऐड किया है वो जो कोर से काफी ज्यादा दूर मूव करेगा, उसमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा आएगी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से अगर डेल्टा एक्स ज्यादा हो गया तो डेल्टा पी कम हो जाएगा। तो वहां पे अनसर्टेनिटी पी जो मोमेंटम की है वो कम हो जाएगी, तो वहां पे आपके पास पीक शेप्स ऐसे कुछ आएगी। मतलब आपके पास मोमेंटम डिटर्मिनेशन आसान हो जाएगा। उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी मोमेंटम डिटर्मिनेशन की वो कम हो जाएगी। जो आपकी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पीक अच्छी आएगी रादर देन ब्रॉड पीक। तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है आज के टॉपिक में। सो अर्ली रिसर्च आइसोलेट आइसोलेट सन का एक पार्ट है बेटा, उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट विच मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एलिमेंट्स फार फ्रॉम द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी हैज गिवन एक्सेस टू सम ऑफ द एसेंशियल ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियाई। तो जो स्टेबिलिटी रीजन से जो स्टेबिलिटी बेल्ट है हमारी, जो स्टेबल न्यूक्लियस है जैसे 9 लिथियम है, उससे काफी ज्यादा दूर जाके जो न्यूट्रॉन रिच जो प्रोटॉन रिच साइड है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रिप लाइंस है, उसको एक्सप्लोर करने में इन्होंने काफी हेल्प की है। ठीक है जी। सो वन इंटरेस्टिंग आइडिया वाज टू यूज द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ मेजरिंग द टोटल इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन फॉर लाइट न्यूक्लियाई बाय द ट्रांसमिशन थ्रू द थिक टारगेट्स एज ए मींस टू डिटरमिन द मैटर रेडियाई इन दीज लाइट एंड एक्सोटिक न्यूक्लियाई। तो मैंने अभी आपको दो चीजें बताई कि अभी हमने क्या करना है। हेलो न्यूक्लियस की स्टडी करने के लिए पहले तो हमें करना पड़ेगा उसकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पता करना पड़ेगा हमें उसका मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे पास सिंपलेस्ट तरीका होता है कि हम उसका रिएक्शन क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। अगर हमारे पास इंटरेक्शन कितने उसका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो कितना है, वहां से हम निकाल सकते हैं कि उसकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी। मतलब न्यूक्लियस कितना बड़ा है उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि उसका इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, तो जहाँ वाइस वर्सा इसको आप कह सकते हैं। तो इससे इंटरेक्शन जो अगर हमारे पास इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि मैटर रेडियस जो है वो नॉर्मल जैसे बी शेल न्यूक्लियर हो गया तो 2.5 फर्मी के आसपास आता है। ठीक है, लेकिन उसमें उससे काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इट विल बी ऑलमोस्ट 7 to 8 फर्मी के राउंड आएगा। तो आपके एटलीस्ट 3 से 4 गुना अगर आपका मैटर रेडियस हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास जो रिजल्ट होंगे वो नॉर्मली कोर वाले नहीं रहेंगे, इमीडिएटली वो लूजली बाउंड न्यूक्लियाई के रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। सो अर्ली एक्सपेरिमेंटेड कैरिड आउट बाय टेनिहाटा एंड को वर्कर्स एट बर्कले लैब and later on by at the Ganiel were able to give access to the interaction radii of light nuclei from such क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट्स। ठीक है जी, तो इंटरेक्शन रेडियस जो है उन्होंने निकाला हुआ है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स वगैरह के नाम भी लिखे हैं यहाँ पे। सो इट केम एज ए रियल सरप्राइज टू ऑब्जर्व सिग्निफिकेंटली लार्जर मैटर रेडियाई इन न्यूक्लियाई लाइक 6 हीलियम 8 हीलियम एंड 11 लिथियम कंपेयर्ड टू द मैटर रेडियाई फॉर द मोर स्टैंडर्ड पी शेल न्यूक्लियाई विद ए कांस्टेंट मास रेडियस ऑफ अबाउट 2.5 फर्मी। तो जैसे ही हम 9 लिथियम की बात करते हैं या फिर 4 हीलियम की बात करते हैं, वहां पे जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसको अगर उसके बाद हम अगर हेलो की बात करेंगे तो जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसका जो मैटर रेडियस है वो स्टैंडर्ड आएगा 2.5 फर्मी फॉर द केस ऑफ पी शेल न्यूक्लियाई। लेकिन जैसे ही हम हेलो की बात करेंगे तो इमीडिएटली आपका 3 से 4 गुना उसका फर्मी जो रेडियस है और जो मैटर रेडियस है वो बढ़ जाता है, 3 गुना एटलीस्ट बढ़ जाता है।
So, so these results clearly point out that the nuclear matter must appear such much further out than the normally formed normally forming like structure. तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्लोजली पैक्ड नहीं रहेगा, बिकॉज आपका मैटर रेडियस जो है 7 फर्मी या 8 फर्मी से कम नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट आपके पास क्या रहेगा, जो आपके पास जो वैलेंस न्यूक्लियर होंगे वो अल्टीमेटली आपकी कोर को छोड़ के काफी ज्यादा दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इट विल बी हैविंग अ हाउस नियर बाय इन द नेबरहुड, समथिंग लाइक दैट यू कैन से। So it should be possible to find out about the charge distribution in such neutron-rich nuclei by measuring the electrical quadrupole measurements। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल अगर मेजरमेंट्स आप परफॉर्म करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है। अगर आपने उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, न्यूक्लियस की शेप निकालनी है, तो आप क्वाड्रुपल मेजरमेंट्स आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, क्वाड्रुपल मूवमेंट निकालते हैं आप इसमें। सो एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट एट द आइसोलेट unambiguously showed that the charge distribution inside 11 lithium is almost identical to the charge distribution in 9 lithium, thus bringing in addition and clear evidence that larger matter radii obtained were due to some unexpected behavior of the two last neutrons forming a halo structure around the 9 lithium core। तो जब उन्होंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की थी तो उनको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं दिखा। जो 9 लिथियम की स्ट्रक्चर थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सिमिलर आपके पैरामीटर आए थे 11 लिथियम में। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई चक्कर नहीं रहेगा, बिकॉज न्यूट्रल तो ऑलरेडी न्यूट्रल है एंड उसकी वजह से भी ऑलमोस्ट स्फेरिकल सी स्ट्रक्चर ही बनेगी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क नहीं आएगा, ओनली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आएगा, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो रही है। तो इंट्रैक्शन रेडियस जैसे ही आप नॉर्मल अगर प्लॉट करेंगे, जो जैसे इंट्रैक्शन रेडियस की बात करते हैं आर वर्सेस मास नंबर आपने यहाँ प्लॉट किया है, जैसे ही आपके पास न्यूट्रॉन हेलो स्ट्रक्चर आएगी इमीडिएटली आपका जो मैटर रेडियस है वो इमीडिएटली बढ़ जाएगा, एक स्पाइक दे देगा। जहां पे आप देख सकते हैं ये वाला जो क्लोज्ड बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू ब्रिलियम। तो यहाँ पे आपके पास 11 ब्रिलियम या 12 ब्रिलियम के आसपास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखेगा। उसके बाद जो आपके पास 11 लिथियम है, ये वाला लिथियम का पार्ट आ जाता है, 11 लिथियम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्पाइक देखने के लिए मिलेगा। तो नॉर्मल ट्रेंड से आप काफी ज्यादा दूर यहाँ पे चले जाएंगे जब आपके पास हेलो स्ट्रक्चर आएगी। तो यू विल बी हैविंग अ हेलो स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट मैटर रेडियाई। So another important tool to disentangle the structure of these light neutron-rich nuclei at the edge of stability came from experiments trying to determine the न्यूट्रन मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल कोर सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन का चेक करेंगे। तो मैंने वो दो चीजें बताई थी, आई हैव टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स। फर्स्टली वी वर ट्राइंग टू डिटरमिन द मैटर रेडियस, सेकेंडली वी वर ट्राइंग टू डिटरमिन द मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन हियर इज ऑफ टू टाइप्स, यू कैन चूज द longitudinal momentum or you can choose the transverse momentum distribution। So longitudinal as well as transverse momentum distribution can result in significant contribution to the desired structures or the exploring the desired structures। So in that case, so in these figures, in the figure 14.12, these results are shown to for the case of 11 lithium plus carbon। तो for the इस केस में हमने क्या किया, जब मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करनी थी, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 11 लिथियम को बम्बार्ड करना पड़ेगा ऑन ए थिक टारगेट। टारगेट हमने चूज किया यहाँ पे बेटा कार्बन। सो कार्बन प्लस 11 लिथियम की जब आप इंट्रैक्शन करवाएंगे तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, जो लूजली बाउंड न्यूक्लियन है, जो हमारे पास 2 न्यूट्रॉन हेलो बना हुआ है, जो वैलेंस स्पेस में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन है, वो स्टेप आउट कर जाएंगे यहाँ से। तो ओनली हमारे पास 9 लिथियम मूव करेगा एज सच फ्रॉम द रिकॉइल फ्रैगमेंट्स, एंड जो एक्स्ट्रा 2 न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग से मूव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फिगर दे रखी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, जो मोमेंटम आएगा, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक पीक बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं थी इफ इट वाज नॉट अ हेलो स्ट्रक्चर। हेलो स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास डेल्टा एक्स काफी बढ़ जाता है, लेकिन आपके पास डेल्टा पी स्ट्रक्चर जो है, मोमेंटम स्ट्रक्चर जो है, वो काफी कम हो जाएगी और एंड इट विल बी हैविंग ए पीक्ड शेप। अगर आप उसको फिट करने की कोशिश करेंगे बाय सिंपल शेल मॉडल पी शेप्स, जैसे आप पी ऑर्बिटल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप इसको इलेबोरेट करने की, आप इसको फिट करने की बात करें
करेंगे, एक्सप्लेन करने की बात करेंगे, तो जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे शो कर रही है, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू रेगुलर स्ट्रक्चर। तो रेगुलर न्यूक्लियस जो होता है, जो स्टेबल न्यूक्लियस है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीक दे रहा है, मतलब आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसमें मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंटम डिटर्मिनेशन आसान है, मोमेंटम आप प्रॉपर्ली मेजर कर पा रहे हैं। अगर मोमेंटम प्रॉपर्ली मेजर कर पाओगे तो आपकी स्पेस जो होगी डेल्टा एक्स, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स में ज्यादा आएगी। इसी वजह से डेल्टा पी जो है ट्रांसवर्स मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पीक है, लेकिन जो डेल्टा एक्स है उसमें पीक जो है वो ब्रॉड हो जाएगी। ठीक है जी। द वेरी वीक स्पेशल लोकलाइजेशन ऑफ द आउटर न्यूट्रॉन हैलो इन दीज न्यूक्लियाई कॉरस्पॉन्ड टू रादर प्रिसाइज मोमेंटम लोकलाइजेशन एज वेरीफाइड इन द अबव एक्सपेरिमेंट्स एंड इवन मोर सो इन मोर recent ingenious sets of experiments elucidating the momentum distribution of nucleons outside these weakly bound nuclei। ठीक है जी। सो हेयर सम सिंपल शेल मॉडल टाइप वेव फंक्शन विल फेल टू प्रोड्यूस द ऑब्जर्वेबल। तो हम शेल मॉडल वेव फंक्शन यहाँ पे जो हमने प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो दैट इज लाइंग मच मच बिलो एज कम्पेयर टू द पीक। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपकी जो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल कैसी है। अगर आपको रेगुलर कोर वाला न्यूक्लियस लेके चलेंगे सिंपल, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, आपको हेलो स्ट्रक्चर लेके ही चलनी पड़ेगी। So more recent experiments carried out by the or et al. Determined the longitudinal momentum distribution of the 9 lithium fragment from the breakup reactions of 11 lithium on a number of targets। So 9 lithium जो recoil हो रहा था from the breakup reactions उन्होंने study किया and वहां से उन्होंने longitudinal momentum distribution भी निकाला। In these cases, a Lorentzian curve characterizes the central part of the momentum distribution with a width of only 37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जो स्टडी किया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे तो गॉसियन शेप दिख रही है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के कॉरस्पॉन्डिंग ऑलमोस्ट वहाँ पे लॉरेंजियन शेप आ रही थी, लेकिन उसकी जो विड्थ थी बहुत ज्यादा कम थी, 37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये वाली जो विड्थ है बहुत ज्यादा कम आ जाएगी। यहाँ पे विड्थ काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100 के राउंड है, 100 to 200 के राउंड है। इसको चेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। And this stringently and unambiguously determines the small spread in the outer neutral momentum distribution 11 lithium, which implies that there is large spatial extension for the weakly bound nucleus in an experiment to disentangle the various nuclear properties in such a dilute nuclear system। लेकिन सर एक ही कैरिड आउट एंड काइनेमेटिक कंप्लीट स्टडी। तो कुछ लोगों ने कंप्लीटली काइनेमेटिक की स्टडी भी की थी, उन्होंने एनर्जीज भी फाइंड आउट की थी, उन्होंने मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड आउट किया था। लेकिन जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन ओनली स्टडी किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने टोटली काइनेमेटिक स्टडी कर दी, एनर्जीज एज वेल एज उसके वेरियस एंगल्स, कितने एंगल पे वो स्कैटर हो रहे हैं, वो सारे की सारी काइनेमेटिक्स जब उन्होंने स्टडी की, दे डिटरमिन्ड द डायरेक्शंस एंड एनर्जीज ऑफ बोथ द आउटगोइंग न्यूट्रॉन्स एंड द रिकॉइलिंग न्यूक्लियस इन द इलेक्ट्रिकल ब्रेकअप ऑफ 11 लिथियम इन द लेड टारगेट। तो सारी रिएक्शंस उन्होंने स्टडी की थी। सो दीज टू इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स आल्सो गिव आंसर टू द इशू ऑफ हाउ द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आर स्पेशली कोरिलेटेड। तो उन्होंने आंसर करने की कोशिश की थी, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, जो हेलो स्ट्रक्चर में दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ रहे हैं, उनकी जो आपस में कोरिलेशन क्या है, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का कोरिलेशन उन्होंने चेक करने की कोशिश की थी। सो वेदर दे आर मूविंग इंडिपेंडेंटली और वेदर दे आर क्लोजली रिलेटेड। तो उनकी वेदर मतलब क्या हुआ कि वेदर इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन, वेदर इट इज ए थ्री बॉडी इंटरेक्शन, उन्होंने चेक करने की कोशिश की थी। So moving independently or moving in a highly correlated spatial mode, तो whether they are correlated or not, उन्होंने ये बात करने की कोशिश की थी। So now with quite high precision experiments show that correlation between the momenta of the neutrons emitted in the breakup reactions does not seem to exist। तो उन्होंने बात की कि अब अभी तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं हाई प्रिसीजन के साथ, तो वहां से पता चलता है कि न्यूट्रॉन आपस में जो उनकी कोरिलेशन है उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब न्यूट्रॉन जो है वो कोर के साथ कोरिलेशन ज्यादा होता है रादर देन आपके जो रादर देन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जितना जो न्यूट्रॉन है वो कोर से दूर मूव करेगा, उतना ही उनका कोरिलेशन का जो फर्क पड़ता जाएगा। It seems that the reconstructed decay energy spectrum is consistent with the idea that energy is shared between the 9 lithium and the 2 remaining neutrons according to a 3-body phase space only, and as a consequence that no particular neutron correlations in the outer spatial region are needed।
मतलब आपको क्या करना है, न्यूट्रॉन के साथ जो कोरिलेशन है आउटर स्पेस में, वो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है जी। A large number of complementary and other research studies are amply treated in the following research papers। तो काफी सारे रिसर्च पेपर हैं, आप उसको देख सकते हैं जिसने इंटरेस्ट है बेटा इस चीज के रिगार्डिंग। Interesting experiments in these halo nuclei in which a rather dilute neutron halo structures appear all involve the study of beta decay of neutrons in these halo structures। तो अगर आपके पास dilute halo structure है जिसमें आपके पास, जैसे आपके पास ये लेमन लिथियम है, वहां पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास एक न्यूट्रॉन हम एमिट कर देते हैं, या जो न्यूट्रॉन है अगर बिकॉज हेलो स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है जो एक न्यूट्रॉन है वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाए। ऑलमोस्ट फ्री होते हैं न्यूट्रॉन, जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा डिके करने की पॉसिबिलिटी रखता है। अगर फ्री न्यूट्रॉन है तो उसका जो लाइफ टाइम होता है ऑलमोस्ट 12 से 15 सेकंड के आसपास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। मेरे ख्याल से 12 से 15 नैनो सेकंड, आई डोंट नो, शायद मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। तो काफी ज्यादा शॉर्ट लाइफ टाइम होता है बेटा इसका। जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो स्टेबल नहीं होता, मेरे दिमाग से निकल गया, स्किप हो गया। जो न्यूट्रॉन है यहाँ पे क्या करेगा, बीटा डिके के साथ ऑलमोस्ट डिके करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास आफ्टर द मिशन ऑफ द आफ्टर द बीटा डिके अगर आपका न्यूक्लियस स्टेबल होने की बात करता है, सपोज करिए ये न्यूट्रॉन जो है ऑलमोस्ट प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या बनाएंगे बेटा, ड्यूट्रॉन बना देंगे। जब ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन ऑलमोस्ट अमिट हो सकता है इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बीटा डिके के पास बाद, या फिर अगर ड्यूट्रॉन अमिट होगा तो अगर वो ये वाला न्यूक्लियस अल्टीमेटली स्टेबल बनेगा जो कोर वाला है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी। मतलब अगर आफ्टर द इमिशन ऑफ द ड्यूट्रॉन फ्रॉम द हेलो न्यूक्लियस अगर आपका रिजल्टिंग न्यूक्लियस स्टेबल रहता है तो ये वाली इंटरेक्शन पॉसिबल होती है, अदरवाइज नहीं। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे करते हैं, ये 6 हीलियम के केस में ये वाली चीज देखी गई है, उन्होंने बताया हुआ। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन द हेलो न्यूक्लियाई विद अ रादर डाइल्यूट न्यूट्रॉन हेलो स्ट्रक्चर अपीयर इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ बीटा डिके ऑफ द न्यूट्रॉन इन दिस हेलो स्ट्रक्चर। फिगर दिखा बताई गई है बेटा, वी इलस्ट्रेट इन दिस स्कीमेटिक with the decay of a quasi-free neutron. We expect to find out the decay rate for the free neutron as possibility, takes into account the fact that a neutron structure may be formed and consequently neutron emission results। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूट्रॉन यहाँ से एमिट हो सकता है आफ्टर द बीटा डिके, बिकॉज प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या करेगा, बीटा डिके के बाद प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट बाइंड करके न्यूट्रॉन स्ट्रक्चर बनाएंगे, न्यूट्रॉन यहाँ से एमिट हो सकता है। This domain is highly important as it may give access to the exotic decay or mode of decay of the neutron in the quasi-free environment and may reflect properties that make the system different from the independent gas of the free neutron। तो ये आपका जो सिस्टम है ना तो कंप्लीटली फ्री है, ना ही ये सिस्टम कंप्लीटली बाउंड है। तो क्वासी बाउंड सिस्टम है ये, इसको आप चेक करके काफी सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट एनवायरमेंट है यहाँ पे, डिफरेंट एनवायरमेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे डिफरेंट होंगी। According to corrections from pairing correlations and other spatial correlations between the neutrons may thus become possible। तो यहाँ पे काफी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो आपका रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या बनेगा, जो कोर अलग हो जाएगी, न्यूट्रॉन यहाँ पे अलग होने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। कल हम बात करेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस की बात करेंगे। अभी तक हमने बात किसकी की है, न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई, जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड करने के बाद हेलो स्ट्रक्चर बन जाती है। एंड वो हेलो स्ट्रक्चर क्या है बेटा, आपके पास वहां पे कूलम बैरियर नहीं होता है, तो आपके पास प्रॉपर्टीज सिंपल हो जाती है। लेकिन प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस में क्या होगा, जैसे ही आप प्रोटॉन ऐड करने की बात करेंगे वहां पे आपके पास सरफेस बैरियर भी आएगा, कूलम इंट्रैक्शन भी आएगी। कूलम इंट्रैक्शन इनफाइनाइट रेंज होती है, तो वो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स अराइज कर देगी। लेकिन जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर लाइट रेंज में आपके पास जैसे लाइट न्यूक्लियर के केस में आप काफी एक्सोटिक आपके पास फिनोमेना देखने के लिए मिलते हैं, या प्रॉपर्टीज आपको देखने के लिए मिलेगी, या फिर लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है फॉर द केस ऑफ लाइट न्यूक्लियर। लेकिन मिड मास रेंज में या हाई हैवी मास रेंज में आपके पास न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियर के ऊपर या न्यूट्रॉन ट्रिपल लाइन के ऊपर काफी सारा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से हम यहाँ पे बिकॉज प्रोटॉन रिच न्यूक्लियर जो होते हैं इनके केस में कूलम बैरियर होता है, तो काफी ज्यादा एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रिपल लाइन को लोकेट करना थोड़ा सा आसान है फॉर द केस ऑफ लाइट न्यूक्लियर। तो एटलीस्ट अब ये वाली बात नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। सो एनी अदर डाउट्स, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, अगर कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है या डाउट है